ओके, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे, बाकी 1 and 2 एंड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बेटा, ध्यान से सुनना। टू फोर्सेस each of magnitude f have a resultant of same magnitude f. The angle between the two forces, right? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? फॉर्मूला P Q थीटा R अल्फा, और इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। R इक्वल टू क्या होता है? अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, एंड tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। अल्फा इज विद p वेक्टर, अल्फा इज द एंगल विद p वेक्टर। ओके, यही चीज हमने अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f, टू फोर्सेस मतलब टू वेक्टर्स, राइट? अच्छा, ये क्या बोल रहा है? P भी f है, Q भी f है और R भी f है। दो फोर्सेस हैं बेटा, उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, यानी कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये बोल रहे हैं जो रिजल्टेंट आया है वो भी उसी मैग्नीट्यूड का है, यानी कि R की वैल्यू भी f है। अब ये थीटा पूछ रहे हैं आपको, सीधा बेटा फॉर्मूले में अब पुट कर दो, क्या आ जाएगा? f इक्वल टू अंडर द रूट f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा, ये हो जाएगा बेटा माइनस f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर cos थीटा। ये इसको नीचे लेके जाओ, माइनस f स्क्वायर अपॉन 2f स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू आ गया बेटा माइनस हाफ, मतलब थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। सो थीटा आ गया बेटा आपके पास 120 डिग्री, राइट? इज दिस क्लियर? Yes, sir. राइट, गुड। लेट अस बेटा स्क्रीनशॉट लो इसके, ठीक है? नोट मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो साथ के साथ, ताकि मैं सारी असाइनमेंट सॉल्व कर दूं बेटा, ठीक है? ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर, let us move to question number 4. For the resultant of two vector to be maximum, what must be the angle between them? बेटा रिजल्टेंट मैक्सिमम किस एंगल पे होता है? Sir, zero डिग्री। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। दो वेक्टर का मैक्सिमम आउटपुट यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा? जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड बाय टू फोर्सेस। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पार्टिकल है, इसमें दो फोर्सेस लगी हुई हैं, F1 एंड F2। एक 3 न्यूटन है बेटा और एक है 4 न्यूटन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंगल नहीं बताया। व्हाट इज द नेट फोर्स between 1 Newton and 7 Newton? जस्ट ए सेकंड, नेट फोर्स कितनी हो सकती है? ये बोल रहा है एक पार्टिकल है बेटा, उस पर दो फोर्सेस लगी हुई हैं, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। अब नेट फोर्स कितनी होगी? पहली बात बेटा, जब तक एंगल नहीं पता हम नेट फोर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ तो फिर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। व्हाट कैन बी कैलकुलेट इज 3 एंड 4 का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आएगा? 7. रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू 7। और कब आएगा? जब ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लेंगे। और रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 1, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगी। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. राइट? तो बेटा आपका जो आंसर है वो 7 और 1 के बीच में आना चाहिए, यानी कि डी इज द बेस्ट ऑप्शन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. So D is the answer, that the resultant force should lie between 1 and 7. Ryan बेटा क्लियर है? पार्थ, पवित्र? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? दिव्यांश बेटा क्लियर है? Yes, sir. Okay, good. So the answer should be D, right? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आपको इसको याद रखना चाहिए, मुझे इससे बड़ी हेल्प मिलती। बेटा अगर दो वेक्टर्स हैं, सर दो वेक्टर कौन से? वेक्टर एक जनरल नाम है बेटा, किसके लिए?
वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। जब मैं वेक्टर बोल रहा हूँ तो मैं फोर्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। बेटा दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? ऐसे, जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर लाइक दिस, यानी कि दो वेलोसिटीज इस तरफ, दो फोर्सेस इस तरफ, दो एक्सेलरेशन इस तरफ, इस तरह, अगर दो वेक्टर उनका सेम डायरेक्शन में हो, अगर मतलब थीटा 0 हो, तब उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। एंड अगर आप उस एंगल को बढ़ाना शुरू कर दो, अब थोड़ा देखो बेटा, अब एंगल बढ़ते ही इनका रिजल्टेंट जो है वो कम होना शुरू हो गया, कम 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 और कम और कम और कम, और ये यहाँ पे आगे बेटा लीस्ट हो जाता है। जब वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाते हैं तो उस वक्त रिजल्टेंट जो है वो लीस्ट होता है। मान लेते हैं 10 और 10 है, सब 10 और 10 ऐसे लगेंगे तो कितना आएगा? 20। अब 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 5, 4, 3, 0, यानी कि 0 रिजल्टेंट आ गया। अगर मान लो इक्वल नहीं है, 10 और 8 है, तो 10 और 8 ऐसे लग गए बेटा, कितना रिजल्टेंट आएगा? 18। 10 और 8 ऐसे लग गए, मतलब इस तरफ सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हैं, 10 और 8, तो रिजल्टेंट कितना आ गया? 18। अब वो 18 कम होना शुरू हो जाएगा, 17, 16, 15, 13, एंड यहाँ के कितना हो जाएगा? 2। 0 नहीं होगा, 10 और 8 है। 0 रिजल्टेंट कब आता है? सुनना बेटा ध्यान से, 0 रिजल्टेंट आता है जब दो वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। 0 रिजल्टेंट अदरवाइज नहीं आ सकता। तो आपको ये पॉइंट नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इससे आगे सर। वाला क्वेश्चन करने से पहले, बिफोर वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक पॉइंट लिखते हैं, 0 रिजल्टेंट। ये आप नोट कर सकते हो, 0 रिजल्टेंट कब आएगा? टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड and opposite direction will give 0 resultant. Two vectors of equal magnitude and opposite direction will give 0 resultant. और कोई तरीका नहीं है उसका। ये दो वेक्टर है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, इनका 0 रिजल्टेंट कब आएगा? पहली चीज तो है कि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बेटा B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। पहली चीज, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और दूसरा, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं बोलना बेटा, डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट, मतलब ये एंगल 180 होना चाहिए। अगर ये एंगल 180 नहीं है तब भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। बड़ा कॉमन सेंस है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज इधर से मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई इस ब्लॉक के ऊपर, मैं चाहता हूं ये ब्लॉक मूव ना करे, तो कौन सी फोर्स है जो इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर सकती? ए फोर्स या बी फोर्स? बी फोर्स। बी फोर्स, राइट? ए तो इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। अगर आपने ए फोर्स लगाई तो ये क्या होगा? ये दोनों मिलकर इसको इधर फोर्स लगाएंगे, मतलब ये इधर जाएगा। तो इस 10 न्यूटन को कैंसिल करना है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन आना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। तो आपको याद रखना है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तभी होगा अगर वो इक्वल हो और ऑपोजिट हो बेटा, 180 के एंगल पे। प्लीज नोट दिस डाउन। दिव्यांश बेटा क्लियर है? रायन, पार्थ बेटा, अक्षय, सार्थक, यस सर। कमलप्रीत बेटा क्लियर है? Yes, sir. अमनजोत बेटा, अर्शनूर, Yes, sir. Yes, गुड गुड Sir. गुड। बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है? साइंस तो ऐसे ही चलेगी बेटा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है साइंस को पढ़ने का। अच्छे से देखो, अच्छे से समझना चीजों को, और हार्ड वर्क करना, असाइनमेंट्स करना, वर्कशीट करना। कोई सोचे इसके बिना हो जाएगा, नहीं होने वाला। यहाँ पे तो इतना हार्ड वर्क चाहिए। मैं आपका काम आसान कर सकता हूँ लेकिन मैं आपकी जगह काम नहीं कर सकता, काम आपको ही करना है। आई कैन ओनली हेल्प यू, वॉकिंग हैज टू बी डन बाय यू, ठीक है? ओके,
चलो आगे चलते हैं। तो आपको याद रखना है जीरो रिजल्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, ये अभी बाद में करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कार्ड कर दो, ये गलत है, इसमें मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मैं सीक्वेंस में कराऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन ए पॉइंट मास। अच्छा, ये एक पॉइंट मास है, मतलब छोटा पार्टिकल है, उसमें दो फोर्सेस लगा दी हमने F1 एंड F2। ओके, और वो कितने एंगल पे है? 90 पे। ठीक है, 90 के एंगल पे F1 एंड F2 लगा दिया। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स हमें यानी कि R निकालना है। P कितना है? मान लो F1। Q कितना है बेटा? F2। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा R की वैल्यू कितनी होगी? अंडर द रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90। and what is beta cos 90? cos 90 is 0। so what are you left with? cos 90 0, यानी ये टर्म 0 होगी। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, अब कोई कहता है सर मैं इसको ज्योमेट्री से नहीं कर सकता। कर सकते हो। देखो बेटा, ये दो फोर्सेस क्योंकि 90 पे हैं, तो ये क्या बन गया? आपका पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में जैसे ही एक एंगल 90 बनता है तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल 90 हो जाते हैं, और वो पैरेललोग्राम बेटा क्या बन जाता है? इट बिकम्स ए रेक्टेंगल। तो ये F1 आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो सर, ये F1 है और ये F2 है, तो F2 के सामने F2, तो पाइथागोरस लगा दिया किसी ने। तो R इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर द रूट, वो ज्योमेट्री से आंसर आ जाएगा। ये हमारा वेक्टर से आंसर है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बेटा बहुत अच्छे से समझना। ये रेस कर दो बेटा, क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है 3 वेक्टर्स हैं, OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर। अब इस डायग्राम से मुझे बेटा क्या पता लग रहा है? इस डायग्राम से मुझे पता लग गया कि OA का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू OB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू OC का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R। इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। बेटा आप सुनना ध्यान से, अगर कोई इसको ये लिख दे OA वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर, ये गलत है। OA वेक्टर OB वेक्टर के बराबर नहीं है। OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड OB वेक्टर के बराबर है। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब बेटा उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। क्या OA वेक्टर और OB वेक्टर की डायरेक्शन सेम है? नो, द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। तो ये OA वेक्टर, ये गलत है। बस बेटा यहीं से आपको ये सीखना, इतनी बारीकी चाहिए, इतनी डेलिकेटनेस चाहिए, इतना आपको अच्छे से पढ़ना है। ये ठीक है। क्वेश्चन से मुझे क्या पता लगा कि OA का कितना मैग्नीट्यूड है? सर जितना OB का है, और OB का कितना है? जितना OC का है। इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और उसका मैग्नीट्यूड का साइज कितना है या अमाउंट कितना है, वो मैग्नीट्यूड कितना है, वो है R। अब बेटा तीनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, जैसे आप 3 नंबर साइमल्टेनियसली ऐड नहीं कर सकते, आप 3 को 2 में कन्वर्ट करते हो हमेशा। जैसे अगर आपको 3 + 4 + 2 करना है, आप पहले इन दोनों को ऐड करोगे, 7 + 2 यानी कि 9 आ गया। अब सुनो बेटा ध्यान से, तो पहले मैं OA एंड OC का रिजल्टेंट निकालता हूं। OA वेक्टर एंड OC, सर इनका क्यों निकाल रहे हैं वो आपको अभी पता लग जाएगा। OA एंड OC का रिजल्टेंट निकालते हैं, इसको OB को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये रिजल्टेंट आ गया, इसको मैं R1 लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा R1 कितना हो जाएगा बेटा? R1 विल बी इक्वल टू अंडर द रूट R²
प्लस आर स्क्वायर प्लस 2RR cos 90, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। 45 प्लस 45 90। बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. ये स्टेप क्लियर है दिव्यांश? Yes, sir. नहीं सर। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? √2R स्क्वायर। तो R1 कितना आ गया बेटा? अंडर द रूट 2R। ये R1 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 इंटू R। ठीक है, अब थोड़ा देखो ध्यान से। अच्छा, जो रिजल्टेंट आएगा वो कितने एंगल पे होगा? ये एंगल निकालते हैं। इस एंगल का अल्फा निकालना है। आप याद करो, tan अल्फा इक्वल्स टू Q sin थीटा, यानी कि R sin 90 अपॉन P प्लस Q। जस्ट ए सेकंड, हाँ जी बेटा, हाँ एक सेकंड। ये मैंने tan अल्फा फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि जो रिजल्टेंट आया है इन दोनों वेक्टर का, जो रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पे होगा ये बताना है। तो मैं अल्फा निकाल रहा हूं यहाँ पे, मुझे पता आप क्या कहना चाहते हो, एक सेकंड बस। तो tan अल्फा कितना आ गया बेटा? यहाँ पे 1, यानी कि अल्फा आ गया 45 डिग्री। इज दिस क्लियर? Yes, sir. राइट, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, OA का और OB का, OC का जो रिजल्टेंट है वो OA के साथ 45 का एंगल बना रहा है। हाँ जी बेटा अर्शनुल बोलो। सर पर 45 तो गिवन था। बेटा यही तो आप ध्यान से समझते नहीं है। 45 एंगल, ये OB जो है वो OA और OC का रिजल्टेंट नहीं है बेटा, ये तीसरा वेक्टर है। 45 गिवन नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तीनों अलग अलग वेक्टर्स हैं। OB इज नॉट रिजल्टेंट ऑफ OA एंड OC। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। तो ये OB तो अलग है, उसको तो मैंने अभी कंसीडर ही नहीं किया। जैसे मैंने बताया 3 + 4 + 2, अभी मैं इन दोनों को देख रहा हूं। ये तीसरा जो है वो ये है बीच वाला OB। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया जी? OA एंड OC का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? √2R होगा, और वो किसके कितने एंगल पे होगा? 45। अब सुनना बेटा ध्यान से, क्या R1 एंड B सेम डायरेक्शन में आ गए या नहीं? Yes, sir. आगे. सेम डायरेक्शन में आ गए। सुनना बेटा ध्यान से, R1 एंड B सेम रिजल्टेंट, सेम डायरेक्शन में आ गए, यानी कि हमने बेसिकली ये निकाल लिया, ये वाली चीज हम निकाल चुके हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट ये R1 आ गया। तो R1 का रिजल्टेंट एंड B का OB वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया R1, उसका मैंने OB वेक्टर के साथ रिजल्टेंट निकालना है। अब सुनो बेटा ध्यान से, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तब रिजल्टेंट कैसे आता है? ऐड करके आता है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। राइट, तो R1 वेक्टर एंड OB वेक्टर ये तो ऐड करके आ जाएगा। क्या आएगा? यानी कि R√2, यानी कि √2R प्लस R, तो R कॉमन आ गया, तो √2 + 1 × R आ गया रिजल्ट। तो इन तीनों का रिजल्टेंट ये आएगा बेटा। Yes, sir. 50% समझ आया बेटा क्वेश्चन या नहीं आया? आ गया सर। आ गया? Sir पूरा आ गया. पूरा आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सर। सुनो बेटा, सर ये हाँ लास्ट जी। पार्ट बता दो, लास्ट पार्ट। मैंने बोला मैं सारे ही बताऊंगा दोबारा, सुनो मेरी बात ध्यान से। इस क्वेश्चन को आपको कम से कम 4 से 5 बार देखना, इतना सा लेक्चर। ठीक है, सब लोग, सबको मैं उसके बाद वीडियो भेज दूंगा। सुनो मेरी बात, यहाँ पर हम एक नई चीज सीख रहे हैं, 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का मेथड। बेटा जैसे एडिशन में अगर 3 नंबर ऐड करने, कुछ नया नहीं, कुछ सीखना। 3 नंबर ऐड कैसे करने हैं? पहले 3 में से 2 को ऐड करो, फिर 1 नंबर आ जाएगा, फिर अब आपके पास 2 नंबर आ गए। तो ऐसे ही बेटा जब रिजल्टेंट निकालना है वेक्टर्स का, तो पहले 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकलेगा। सर ये कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन से 2 लेने हैं? वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अब ये OA वेक्टर है, ये OC वेक्टर है। पहले मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। ये R, इसका मैग्नीट्यूड भी R, इसका भी मैग्नीट्यूड R है। तो रिजल्टेंट कितना आ गया? θ90 लगा के मैंने ये रिजल्टेंट निकाल दिया √2R। लेकिन रिजल्टेंट का एंगल भी मुझे OA के साथ पता होना चाहिए, तो इसका रिजल्टेंट OA के साथ निकालते हैं। इसका सॉरी, रिजल्टेंट का एंगल OA के साथ निकालते हैं। बेटा इसका, इस रिजल्टेंट का एंगल OA के साथ मैंने निकाला, फॉर्मूला लगा के आ गया 45 डिग्री।
यानी कि OA एंड OC को डील कर लिया, अब मैं इसको हटा रहा हूं, OA हट चुका है, ये इनके साथ डील हो चुका है। जैसे 3 + 4, बेटा जब आपने इनके साथ डील कर लिया तो आप 7 लिखोगे ना, 3 और 4 नहीं लिखोगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ चुका है R1, एंड R1 क्या कर गया, OB के साथ ओवरलैप कर गया, यानी कि सेम डायरेक्शन में आ गया। अब ये दोनों का तो हो चुका है डील, अब R1 एंड OB को देखना है। अब सिंस R1 एंड OB आर इन द सेम डायरेक्शन, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आप उनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। यस सर। बेटा 3 + 4 + 2 कैसे फाइंड किया है? बेटा मैंने एक नंबर लिख के आपको थोड़ा कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं कि जैसे 3 नंबर को अगर ऐड करना हो, कोई मेथड नहीं है बेटा जिससे डायरेक्ट ऐड हो जाए। 3 में से 2 सिलेक्ट करके पहले उनका रिजल्टेंट, उनका आंसर आएगा, फिर जो 2 आएंगे उनका आंसर आएगा, ऐसे आंसर आएगा। तो वेक्टर में भी हम यही लॉजिक लगा रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं। क्लियर हो गया बेटा? अगर वो Yes, सेम sir. डायरेक्शन में ना होता सर, अगर वो सेम डायरेक्शन, जैसे इसमें तो रिजल्टेंट और बेटा वो सेम में ना होता तो बस फिर से ये दोबारा फॉर्मूला लग जाता है। मान Okay, लेते हैं वो यहाँ पे 15 डिग्री किसी एंगल पे आ गया, तो उनके बीच का एंगल हमें पता होना चाहिए, फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन में आ गया ना, ओके सर। फिर दोबारा से एक और दोबारा से ये फॉर्मूला लगता है। बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से। अब बेटा तो क्योंकि R1 वेक्टर एंड OB दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। तो आपके पास ये आंसर आ गया, √2r + r, r कॉमन ले लिया, तो द आंसर विल बी B। बेटा इज दिस क्लियर? बेटा क्लियर हो गया यस सबको? सर। Yes, Okay, sir. good. Let us move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बेटा वेक्टर या फिजिक्स के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं, बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब पहले फिजिक्स का क्वेश्चन समझना। अगर क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। लोग कहते हैं सर हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं शायद, होगा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट लग रहा है। नहीं बेटा बिल्कुल मिसप्रिंट नहीं है। आपको समझो मेरी बात। अब दिव्यांश आप बहुत फिजिटी हो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, एक तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए, समझो उसको और गहराई से सोचो। अब थोड़ा सा जल्दबाजी करते हो, राइट? आई नो एट योर एज इट इज एक्सपेक्टेड, बट थोड़ा सा कोशिश करो, सोचो, ध्यान से सोचो। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं चाहता नहीं कि आप कोई छोटी भी गलती करो, मुझे आपके फुल नंबर चाहिए हर फर्स्ट टेस्ट में, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करो बस। अब सुनो क्वेश्चन, हमने पहला एम रखना है क्वेश्चन को समझना। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। और एक बेटा पहली बात, जब आपके पास क्वेश्चन आता है, छोटा सा आपको एक चीज बता रहा हूं, साइकोलॉजी की है। जब एक क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सपोज आप एक क्लास में बैठे हो, राइट, और आपसे एकदम से खड़ा करके आपको पूछ लिया जाए, यस इंद्रजोत टेल मी द आंसर ऑफ दिस, तो कितने लोग हैं जो डर जाते हैं? आप में से कितने लोग हैं हु गेट स्केयर्ड? पवित्र, पार्थ, एक रायन, एक्साइटमेंट से होती है सर, अजीब एक सेकंड के लिए डरते हो ना? Yes. कमलप्रीत डरती Yes, है, sir. बस ठीक है। यस सर, हो जाता कभी कभी। डरते हो, पहले तो इस डर को बाहर निकालो। आज से ही मेरी क्लास में आपने बिल्कुल फियरलेस आना है। मुझे फियरलेस लोग चाहिए, मुझे डरपोक लोग नहीं चाहिए। डरपोक अच्छे नहीं होते, बेटा डरना नहीं है लाइफ में। जो डर गया वो तो गया। तो पहली बात मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। तो क्वेश्चन को आपने आज के बाद थ्रेट नहीं लेना। हम क्वेश्चन को क्या लेते हैं, क्वेश्चन को हम एज ए थ्रेट ट्रीट करते हैं। थ्रेट मतलब अब बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, कोई बेइज्जती कुछ ऐसा सोचना ही नहीं आपने। क्वेश्चन को थ्रेट नहीं लेना, चैलेंज लेना। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब इसके दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा। अगर आता हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता हुआ तो आप सीख जाना, क्या प्रॉब्लम है, डरना क्यों है? ठीक है, तो बेटा मेरी क्लास में तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत है, आप मुझसे बिल्कुल फ्रैंक रहो, बस काम करो जो मैं बोलता हूं, आप बिल्कुल टॉप कॉलेज में पहुंचोगे, आपका बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा। बस जो मैं कह रहा हूं वो करो ध्यान से।
आई कैन रियली हेल्प यू। मैंने बहुत इस पे रिसर्च किया है, बीन टीचिंग फॉर 20 years। आई वाज अ स्टूडेंट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। तो क्वेश्चन को आपने थ्रेट नहीं लेना, डर आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि आज के बाद क्वेश्चन आएगा, मैंने डरना नहीं है। क्या होगा, नहीं आता होगा, मैं उस पर दिमाग लगाऊंगा। पहली बार में नहीं सॉल्व होगा, दूसरी में होगा, दूसरी में, तीसरी, तीसरी में, चौथी, पक्का होगा। अगर आपने गिव अप नहीं किया तो पक्का क्वेश्चन का आंसर आएगा, राइट। तो क्वेश्चन को आज से आप क्या लोगे, थ्रेट लोगे या चैलेंज लोगे? चैलेंज। चैलेंज। थ्रेट नहीं लेना। किस बात का डर, क्या हो जाए, कुछ नहीं होता बेटा, डरना नहीं है बिल्कुल भी लाइफ में, किसी से भी नहीं डरना, ठीक है। ओके, तो आज अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बेटा डरा हुआ दिमाग तो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप डर गए, आपका दिमाग काम ही नहीं करता बेटा, जब आप डर चुके होते हो। तो हमें डरना नहीं है पहले तो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। जैसे ही क्वेश्चन समझ आया उसी वक्त सॉल्व हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ये कहता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये स्टेटमेंट दी हुई है। अब सबसे पहले बेटा इसको समझते हैं। ये पता क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, सुनो बेटा ध्यान से, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड के भी बराबर है और बी के मैग्नीट्यूड के भी बराबर है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, समझ आया? यस सर। यस सर। इस स्टेटमेंट को पहले आपने डिकोड करना है, समझना है। ये क्या बोल रहा है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ये ऐसे लिखा हो सर, अगर ये ऐसे होता तो ये रिडिकुलस है, इट डज नॉट मेक सेंस। इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी और ये स्केलर होगी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने दिया है ये, अब थोड़ा सा समझो, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड के भी बराबर है और बी के मैग्नीट्यूड के भी बराबर है। अच्छा, कल मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? कल ही निकाला था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, निकाला था बेटा कल, यस सर। यस सर। राइट। हमने पी क्यू यूज किया था, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर हमने निकाला था, तो यानी कि ए माइनस बी क्या बन जाएगा ये। अब बस, अब तो बिल्कुल ही आसान है। अभी कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ए के मैग्नीट्यूड, यानी कि ए के बराबर। बेटा ए का मैग्नीट्यूड हम ए लिखते हैं ना, इक्वल्स टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a square equals to 2a square minus 2a square cos थीटा। इसको उधर ले आते हैं, माइनस a square equals to minus 2a square cos थीटा। तो cos थीटा यहां से कितना आ गया बेटा? माइनस a square अपॉन माइनस 2a square। तो cos थीटा कितना आ गया बेटा? हाफ, यानी कि थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री। मुश्किल है, इजी है बेटा? इजी था। Easy. Believe me, the tough part was to understand or interpret the question. क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन इसमें मुश्किल थी बस। तो आपको क्या बस समझना है कि मैंने आपको बताया हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप मेटिकुलसली पढ़ोगे, मतलब प्रॉपरली पढ़ोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्या है सर? ए वेक्टर। ये क्या है सर? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बार में है सर, इसका मतलब है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसकी वैल्यू क्या होती है? हमें पता है, ये होती है। और इसने क्या बोला? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसको सॉल्व किया है। अगर मैं इसको ये कर देता हूं तब आंसर निकाल के मुझे दिखाओ। अच्छा एक सेकंड, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया सर। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बेटा सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन ये? यस सर। दिव्यांश, दिव्यम, यस सर। पार्थ, बेटा रायन, यस सर। ये क्लियर है सबको? अक्षय, सार्थक, बेटा पवित्र,
तनिष, यस सर क्लियर है। यस सर। इशिता बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके ना, जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम के बाद वाले एग्जाम होते हैं, नीट और जेईई। तो अगर आप वो क्रैक करना चाहते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान। अब मैं इसको प्लस कर देता हूं। अब करो इसको सॉल्व, लेट अस सी। फिर 120 आ गया थीटा। देखो एक बच्चे ने पहले कर दिया। देखो बेटा आपकी क्लास में कितना डिफरेंस आ गया ना, आपकी क्लास में 15-16 स्टूडेंट हैं, तो एक क्लास में इतना डिफरेंस आ गया। इमेजिन जब 15 लाख बच्चे पेपर देंगे, 15 लाख बच्चे बेटा नीट का एग्जाम देते हैं और इतने ही बच्चे जेईई का एग्जाम देते हैं, तो उनमें कितना कंपटीशन होगा, सोचो। उनमें चीजों को अच्छे से सीखना है, रिलैक्स होके अच्छे से। अब बेटा बाकी सब लोग करो, इसका आंसर निकालो क्या आता है, एक्सक्यूज मी सर। प्लीज ट्राई। सर और भी एक्स्ट्रा आवाजें आ रही हैं सर, किसी ने अनम्यूट कर रखा है खुद को। बेटा म्यूट कर दो प्लीज। बेटा मैंने तो आपको बहुत सबको रिक्वेस्ट किया, आप अकेले रूम में बैठ के पढ़ा करो बेटा। अगर नहीं है तो पेरेंट्स को बोलो थोड़ा सा बाहर घुमाए बेटा। मैं भी अपने रूम से सबको बाहर किया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा बेटा। यू नीड ए सेपरेट रूम। आपका करियर, आपकी लाइफ एक टेबल चेयर पे बनेगी बेटा। टेबल चेयर, लव योर टेबल एंड चेयर। वहां पे बैठ के आप कल को चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कमिश्नर, अ बिग डॉक्टर, अ बिग इंजीनियर, अ बिग लॉयर, कुछ भी है, टेबल चेयर से बैठ के बनोगे। प्रोफेसर, जो भी आप बनना चाहते हो, टेबल चेयर, अकेले में आराम से बैठ के। यस बेटा आंसर आया? कितने लोगों का आया? दिव्यांश सेज 120। यस अमनजोत, वेरी गुड, गुड गुड। Sir, cos theta equal to -1/2. यस अर्शनूर, यस cos थीटा आ गया बेटा -1/2, तो यानी कि थीटा 120 आ गया बेटा। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ओके गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना, आ जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, 11th क्वेश्चन। अब आप वैसे कर सकते हो, मैं करता हूं फिर। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में थीटा जो है 120 डिग्री है, ओके। और जो सी है, सी इनका रिजल्टेंट है, यानी कि सी कितना है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सी इन्होंने बोला बेटा रिजल्टेंट है, राइट? सुनना बेटा ध्यान। तो सी रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पुट कर देते हैं वैल्यू बेटा। थीटा कितना दिया, 120, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ गया। यस सर। यस। तो सी का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास। अब ये क्या पूछ रहे हैं, सी मस्ट बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी मस्ट बी लेस देन, सी में बी इक्वल, ये इतना कुछ दिया हुआ है। लेकिन चारों ऑप्शंस में इन्होंने पूछा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये सी के मैग्नीट्यूड को इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा। इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अभी हमने पढ़ा था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है बेटा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा इसके अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा 120 है, थीटा यहाँ पे 120 लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने 120 पुट किया माइनस हाफ आ गया, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपके पास आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा बेटा बताओ, अब सी बड़ा है, ये मतलब ये एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, विच वन इज लार्जर और बिगर?
Sir, y. X is y is more, right? Yes, यहाँ sir. प्लस से दिया बेटा और ये माइनस है, तो आपका आंसर क्या आएगा? C will be less than this. तो आंसर क्या बन गया? C must be less than, यानी कि B आंसर बन गया बेटा. Is this clear to everyone? Yes. Yes, sir. बस मैंने क्या किया, उसने क्वेश्चन में जो लिखा मैंने वो निकाल दिया. इसने बोला A वेक्टर एंड B वेक्टर हैं, दो वेक्टर, ओके, उनके बीच में 120 का एंगल है, ओके, और C इनका रिजल्टेंट है. तो पहला काम तो मैंने रिजल्टेंट निकाला, मतलब C का मैग्नीट्यूड निकाला, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला. तो C की वैल्यू आ गई है. ठीक है बेटा. कोई कहता है सर रिजल्टेंट तो R वेक्टर होता है. बेटा वो सिंबल तो कुछ भी यूज किया जा सकता है ना, R वेक्टर, X वेक्टर, A, B, एनीथिंग. तो C वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया पहले. फिर मैंने क्वेश्चन में देखा कि चारों ऑप्शन में ये C को A वेक्टर माइनस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ कंपेयर कर रहे हैं. ओके, इसका भी मुझे फॉर्मूला आता है, इसमें पुट किया. अब उसके बाद मेरे को दिखाई देगा कि भाई C तो इससे लेस है. So the answer is B. Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay, good. Let us move to the next question. Question number 12. Question number 12 पे चलते. Question number 12 बेटा क्या कहता है? A body moves due east with a velocity of 20 km per hour and then north with a velocity of 15 km per hour. The resultant velocity, right? तो 25 किलोमीटर. हाँ जी बेटा. 25 किलोमीटर पर आवर. यस यस. ये कह रहे हैं एक वेलोसिटी इस तरफ है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, राइट? तो अब इनके बीच में एंगल कितना है? मैंने आपको बोला था इस वेक्टर को आगे स्लाइड कर दो. वह तो फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन ये आपको याद रखना है. यानी कि दो वेलोसिटीज के बीच में एंगल कितना दे दिया इन्होंने? 90 डिग्री का. तो रिजल्टेंट निकालना बेटा, क्या आ जाएगा? 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15 इंटू cos 90, क्योंकि दो वेलोसिटीज के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री. तो बस cos 90 तो 0 होता है, तो ये टर्म गई बेटा. ये कितना हो गया? 400 प्लस 225 यानी कि अंडर रूट 625, यानी कि कितना आ गया? 25 किलोमीटर पर आवर. ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Anyone has any doubt? Is this clear? Akshal, beta, Sarthak, Pavit, Tanish, Divyam. Okay, Clear, good. sir. Let us move to the next question. Next question बहुत अच्छा है. Question number 13. Question number 13 क्या कहता है? Okay. Question number 13 क्या कहता है? वो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझते हैं. Question number 13 says magnitude of vector A, B, C are this. यानी किसने क्या बोला? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 12. B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 5. एंड C वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 13. अब सुनना बेटा ध्यान से. अब अगर कोई इसको ऐसे लिख दे, सर A वेक्टर दिया हुआ है 12, ये गलत है बेटा. This is obnoxious, this is absurd, ये गलत है, it does not make sense. क्यों? लेफ्ट साइड क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी. राइट साइड एक नंबर है, या तो डायरेक्शन हो a वेक्टर इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तब ठीक है. लेकिन ये क्या बोल रहा है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 है बेटा. तो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिखते हो? ऐसे. किसी को ये अगर इससे प्रॉब्लम है तो वो ये भी लिख सकता है, सर A दिया हुआ है और ये B और ये C. आपकी मर्जी है बेटा, इन दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो. ओके. अब उसके बाद इन्होंने क्या दिया? A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर. अच्छा बेटा, इससे क्या पता लगा? कि सर C वेक्टर रिजल्टेंट है. यस, वेरी गुड. बस वही मैंने बोला था ना, क्वेश्चन को बेटा आपने डिकोड करना है. अब अगर आपको ये लिख के दिया हुआ है A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर, इसका मतलब क्या है? कि C वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर. C वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर.
तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आता है बेटा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड c इक्वल्स टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इन्होंने पूछा क्या है? a एंड b के बीच का एंगल, यानी कि थीटा पूछा है इन्होंने। तो बेटा आप सर 90 आएगा। यस बेटा, 13 इक्वल्स टू अंडर द रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 into 12 into 5 into cos theta. Squaring both sides, 169 equals to 144 plus 25 plus 120 cos theta. बेटा ये हो गया 169, 169 equals to 169 plus 120 cos theta. ये उधर जाएगा 0 equals to 120 cos theta. मतलब cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 0 डिग्री, सॉरी cos थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। cos थीटा 0 कब होता है बेटा? जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो एंगल बिटवीन A एंड B इज 90 डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। sir. Yes, sir. क्वेश्चन को समझना है। उसने क्या क्या दिया? A का मैग्नीट्यूड दिया, B का मैग्नीट्यूड दिया और C का मैग्नीट्यूड दिया, और उसके बाद ये लिख दिया कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। सर इसके बिना आंसर नहीं आ सकता? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमें नहीं पता इनमें से रिजल्टेंट कौन सा है। तो C रिजल्टेंट है, इसीलिए C लेफ्ट साइड है। अगर इसी में बोल देता है कि B रिजल्टेंट है या A रिजल्टेंट है तो चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है? सर ओके, हाँ जी। सर इस सिचुएशन को ट्रायंगल लॉ से रिप्रेजेंट करके दिखाना डायग्राम। थीटा कहाँ होएगा ये बता दो। बेटा इसको अगर आप ऐसे बनाओगे, पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले, ये 12, ये 5 और ये आपका रिजल्टेंट आ गया 30। अगर आपको ट्रायंगल दिखाना है 12, 5 और ये आपका रिजल्टेंट आ गया 30। यस, अब एंगल 90 आ गया ना, हमें पता लग गया। तो 12, 5 और ये, क्योंकि मुझे एंगल 90 पता लग गया ना ये। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ट्रायंगल से ऐसे दिखा सकते हैं। ये आई पर्सनली प्रेफर पैरेललोग्राम लॉ, उसमें क्लियर दिखता है थोड़ा सा ना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, ओके sir. बेटा, आगे चल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये बोलता है पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर ड्यू ईस्ट, 5 मीटर नॉर्थ एंड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। ये हमारा हमने पहले किया हुआ क्वेश्चन, अगर आपको याद हो। मैंने आपको बोला था कि इसको 2D 3D दिखाना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट? कोशिश करते हैं। 12 मीटर ड्यू ईस्ट गया, पहले पार्टिकल यहां से चला, यहां पहुंच गया 12 मीटर। ओके, ये 12 मीटर दिया हुआ है। ओके बेटा, उसके बाद 5 मीटर नॉर्थ। ओके, 5 मीटर नॉर्थ ऐसे गया बेटा, 5 मीटर नॉर्थ। ओके, एंड देन 6 मीटर अप, 6 मीटर अप। अब बेटा अब ऐसे हो, तो वो दिखा नहीं सकते, मतलब ऐसे। मान लो आप ऐसे गए, फिर राइट गए, फिर उसके बाद आप पोल के ऊपर चढ़ गए। अभी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं बेटा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस पूछ रहे हैं बेटा। पहले आप ये निकाल लो, ये हो गया 13, 12 एंड 5 और ये 90 पे है बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना? यस सर। ज्योमेट्री से हो जाएगा, ठीक है? ये 12 है, ये 5 है, ये 13 आ गया। अब ये कितना दिया हुआ है इनको? 6 दिया हुआ है, तो ये x निकालना है। x कितना हो गया बेटा? 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट। अगर वेक्टर भी लगाओगे तो थीटा 90 है, तो वो 90 वाली टर्म चली जाएगी। बट आपको राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिख रहा है तो सीधा पाइथागोरस लगा दो। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर क्या आएगा? 14th का आंसर क्या आएगा? आई थिंक सी। यस,
तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बेटा? ये क्वेश्चन जब आप काइनेमेटिक्स के लेक्चर देखोगे तो सबसे पहले मैंने यही कराया, डिटेल में कराया, उस पर टाइम लगाया। अब वहां देख लेना अगर किसी को अच्छे से समझना हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हमने कल किया था इसी टाइप का क्वेश्चन। ये क्या बोल रहे हैं बेटा? इन्होंने एक डायग्राम दे रखा है, वेक्टर C प्लस वेक्टर A इक्वल्स टू वेक्टर B। वेरी गुड दिव्यांश, एक्सीलेंट। अब ये बोल रहे हैं ये वेक्टर है, आप इसमें से बताओ कौन सा रिजल्टेंट है। आपको ये बताना है कि इनमें से रिजल्टेंट कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये देखो ये ऑर्डर में है, इसका हेड इसके टेल से जुड़ा हुआ है, यानी कि सी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड हो रहा है, यानी कि रिजल्टेंट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। तो कौन सा आंसर आ गया बेटा? सी ऑप्शन आंसर आ गया, राइट? यानी कि ट्रायंगल लॉ। यस सर। बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस सर। Okay, good. अब let us see question number 16. Now this is very smart question. Question number 16 जो है वो काफी टफ है और स्मार्ट क्वेश्चन भी है। ये मुश्किल है तो, पर हम समझते हैं बेटा, मैंने आपको बताया मुश्किल चीजें करके ही आप आगे बढ़ पाओगे। थोड़ा सोचा करो, एफर्ट लगाया करो समझने में चीजें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं? अच्छा भाई, सी वेक्टर जो है वो ये इन्होंने ये दे दिया, इसको देख के मुझे क्या पता लगता है कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। यस अभी क्या सर। बोल रहा है, राइट? सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। अब ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कहता है कि सी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए का मैग्नीट्यूड। सी का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो हमेशा ए के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा? नहीं सर। नो। कैसे? अब आप सोचो, मान लेते हैं ए वेक्टर है इधर 20 और बी वेक्टर है इधर 19, तो सी वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा? इसका मैग्नीट्यूड। बेटा म्यूट करना प्लीज। देखो ए वेक्टर मान लेते हैं 20 है इधर और बी वेक्टर 19 इधर है। और बेटा एक बात और समझो, शायद किसी के दिमाग में आ रहा हो पर आप पूछ नहीं रहे हो, बट कई बच्चे इसको देखते हैं, सर ये वेक्टर इधर, इसके ऊपर एरो ये ऐसे लगा देते हैं। बेटा एरो नहीं चेंज करना है, ये तो सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये सिर्फ ये बताता है कि मैं वेक्टर की बात करूं। मान लेते हैं ए वेक्टर इधर 20 है और बी वेक्टर 19 है, तो सी कितना होगा बेटा? सर 1 आएगा। 1. इनका रिजल्टेंट 1 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यस बेटा, ये ऑप्शन गलत हो गया ना ये? यस सर, गलत हो गया। ऑलवेज ग्रेटर है ना, जब ऑलवेज आता है तो बेटा एक एक्सेप्शन ढूंढना होता है आपको। सर अगर ये सुनना में तो कहता सर अगर ये 20 और ऐसे होता 19 तब तो 39 आ गया। प्लीज म्यूट, थैंक यू। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब कोई बोलता है सर अगर ये सेम डायरेक्शन में हो तो 39 आ जाएगा। यस आएगा, लेकिन इसने बोला ऑलवेज, तो ऑलवेज ने हमेशा ही ट्रू होना चाहिए, यानी कि विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, तो यानी कि ऑलवेज वाला गलत हो गया। अब सुनना बी पार्ट, इट इज पॉसिबल दैट सी मैग्नीट्यूड इज लेस देन ए एंड सी मैग्नीट्यूड इज लेस देन बी। यस, ये पॉसिबल है, ये एग्जांपल है इसका, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। सो इट इज पॉसिबल दैट सी का जो मैग्नीट्यूड आए, यानी कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आए वो ओरिजिनल दोनों वेक्टर से कम हो। जैसे आपको अब ये ऑलवेज नहीं है, इट इज पॉसिबल लिखा उन्होंने। अब सी पार्ट देखते हैं, सुनने ध्यान से। अब ये सी पार्ट क्या बोल रहे हैं? सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी।
इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो C का मैग्नीट्यूड होगा वो A के मैग्नीट्यूड में B के मैग्नीट्यूड को ऐड करके आएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो एडिशन से आएगा। क्या ये ट्रू है बेटा? No, क्या sir. 12 न्यूटन और 5 न्यूटन का रिजल्टेंट हमेशा 17 आएगा? नो सर 12 और 5 का रिजल्टेंट हमेशा 17 आएगा? नो। तो इसने बोला C इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी, तो ये गलत हो गया। अच्छा, सिर्फ एक कंडीशन पे ठीक होगा वो। अब B क्या कह रहा है? C इज नेवर इक्वल टू A प्लस बी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि Yes, C sir. A प्लस बी के इक्वल हो सकता है अगर A एंड B में एंगल कितना हो? 0 0 डिग्री। बेटा 12 न्यूटन और 5 न्यूटन का रिजल्टेंट 17 तो आ ही सकता है ना सर। कब आएगा? जब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, यानी कि जब ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो देखो ये भी गलत है, ये कह रहा ऑलवेज, ऑलवेज भी ट्रू नहीं है क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होगा। और ये कह रहा है कभी हो ही नहीं सकता, ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि कभी तो हो सकता है। सी, अब सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, अब ये दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में इसको देता हूं। बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसमें सारी पॉइंट्स चेक हो गए। इतना आपको अपने आप को इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सको। बेटा धीरे धीरे हो जाएगा, बस मेहनत करो बस, ठीक है? ओके, लेट अस मूव टू वन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर, ये अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन बना रहा हूं इससे रिलेटेड। मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे इनका आंसर निकाल के दो तीनों का। यस बेटा सर हो गए तीन तीनों। question हैं। तीनों हो गए, बहुत अच्छी बात है बेटा, सब ट्राई करो प्लीज। सर हो गए। गुड बेटा पार्थ। यस बेटा इंद्रजोत करेक्ट है, फर्स्ट आंसर। सार्थक बेटा, अक्षत, दिव्यांश, गुड बेटा, इंद्रजोत सेकंड करेक्ट है। पवित्र बेटा, तनिष, यस बेटा यस। अरमान बेटा, इशिता, 0 180 90 वेरी गुड वेरी गुड। पहले का 0 है, दूसरे का 180, तीसरे का सर अभी निकाल। पहले का 0, दूसरे का 180 और तीसरे का 90, वेरी गुड। सर ये दे रखा है सी, इससे क्या पता लग रहा है सर? सी ए एंड बी का रिजल्टेंट है, ओके। और इससे क्या पता लग रहा है सर? सी का मैग्नीट्यूड ए और बी के मैग्नीट्यूड को ऐड करके आ रहा है। अच्छा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड को ऐड करके कब आएगा? वो सिर्फ एक ही केस में आएगा जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, अदरवाइज पैरेललोग्राम लॉ। तो सर सी, अब इसको अगर फॉर्मली सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपको पहले का सोल्यूशन करके दिखाता हूं। अगर आपको स्कूल एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना हो तो कैसे करना पड़ेगा? इन्होंने ये दे रखा है फाइंड थीटा बिटवीन ए एंड बी। आप लिखो सी होता है जी अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पर आपने सी दे दिया ए प्लस बी के इक्वल है। अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
plus 2ab cos theta. Squaring both sides, a square plus b square plus 2ab equals to a square plus b square plus 2ab cos theta. a square cancels, b square cancels. ठीक है, देखना ध्यान से, 2ab equals to 2ab cos theta. तो बेटा cos theta कितना आ गया? 2ab upon 2ab 0 यानी कि 1. तो cos theta बेटा आ गया आपके पास 1. तो थीटा कितना होना चाहिए? 0. Is this clear to everyone? Yes, sir. yes sir Yes, So sir. theta comes out to be 0 degree. ऐसे ही आप सेकंड के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा? a minus b. स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सिंप्लीफाई करोगे, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1. cos थीटा -1 आ गया, तो यानी कि थीटा हो गया बेटा 180 डिग्री. गुड. सर जो हमने क्वेश्चंस And छोड़े this- हैं सर वो अभी हमने टॉपिक किए नहीं। हाँ जी बेटा, सर जो हमने कुछ क्वेश्चंस बीच बीच से सर छोड़े हैं वो हमने टॉपिक किया नहीं नहीं अभी। नहीं नहीं वो कर रखे हैं बेटा, कर रखे हैं, लेकिन वो थोड़े से मुश्किल है, मैं उसको सीक्वेंस में करवाना चाह रहा हूँ. हाँ जी सर, वो में से निकले नहीं थे, मैंने कोशिश की थी अब बहुत। बेटा मैं कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब निकलेगा, सब करेंगे हम. ठीक ठीक है. तो आपके पास अब सेकंड केस में c की वैल्यू क्या पुट करेंगे? अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास थीटा cos थीटा आ जाएगा बेटा 0. सो थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? yes sir Yes, बेटा. sir. ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से. अब आपको कल के टेस्ट की तैयारी करनी है सब लोगों को. ये बाकी क्वेश्चन हम परसों करेंगे. कल आपका टेस्ट है, 1 o'clock स्टार्ट होगा, 1 to 2:30, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा. 45 सर? क्वेश्चन होंगे. हाँ जी बेटा. सर आपने तो कहा था मंडे को टेस्ट होगा। नहीं बेटा, सैटरडे है. सैटरडे बात का था सर। सैटरडे बोला था ना मैंने yes sir सट्टे का था बेटा, सैटरडे बोला था ताकि हम संडे को उसको डिस्कस करें. ठीक है. तो कल आपका टेस्ट है, आप अच्छे से तैयारी करो और फिर से वही डरना नहीं है बेटा. कहना आराम से क्या मेरे है lecture- सर, एक बार सिलेबस बता दो सर एक बार फिर से। बिना बेटा वेक्टर से पहले का सारा है. वेक्टर्स नहीं आने सर? वेक्टर्स नहीं आएंगे बेटा, वेक्टर्स तो अभी किए नहीं. अगले हफ्ते हमने वेक्टर खत्म करने हैं, उसके बाद मैं वेक्टर के 2 टेस्ट लूंगा, क्योंकि ये वेक्टर थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है और आप पहली बार कर रहे हो. ठीक है बेटा, और सबने टेस्ट देना है. ठीक है, कुछ ना कुछ आपको आता होगा. आपको 5 क्वेश्चन भी आते हुए आपको काफी सेटिस्फेक्शन मिलेगी. हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. ठीक है. तो और बेटा जो पिछला टेस्ट है, जिसको समझना है कॉन्सेप्ट को, आप मेरे लेक्चर देख लो काइनेमेटिक्स वाले, और पिछला टेस्ट है उसका मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूँ. उसके सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दिए मैंने, तो थोड़ी देर में आपको लिंक मिल जाएगा. तो पिछले 45 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं, वहां से आपको काफी हिंट मिल जाएगा. कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे. ठीक है. ओके. सो कल 1 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगा. 2:30 के बाद मैं सबमिशन नहीं लूंगा. 2:30 के बाद आपको 2:30 तक उसको सबमिट करना है. ठीक है. और आराम से बेटा रिलैक्स होकर करना है. डोंट टेक लाइक, डरना नहीं है, आराम से करना उसको. ठीक है. डिसिप्लिन लेके आना अपने अंदर. ठीक है. ओके बेटा, सो आई विल सी यू टुमारो. प्लीज टेक केयर, स्टडी हार्ड. बाकी क्वेश्चन हम Thank you, sir. संडे करेंगे बेटा. थैंक यू सर। Thank you, sir. टेक केयर बेटा. बाय।